और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। दिल्ली के माता चानन देवी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। मसाला किंग के नाम से मशहूर धर्मपाल गुलाटी 98 साल के थे। बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से एडमिट थे। राजनाथ सिंह, सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके निधन पर शोक जताया। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी? 5:38 पर महाशय धर्मपाल की मृत्यु की खबर है और माता चानन देवी अस्पताल है पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में, वहां पर वो कई दिनों से एडमिट थे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल उन्हें हार्ट अटैक आया था कल सुबह। उसके बाद डॉक्टर लगातार कोशिश में लगे हुए थे। चूंकि उम्र ज्यादा थी इसीलिए मल्टी ऑर्गन फेल्योर की बात कही जा रही है। आज सुबह उसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है और अभी तमाम जो लोग हैं उनके परिवार के लोग और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। 9 बजे उन्हें अस्पताल से वसंत विहार, जो कि वहाँ उनका घर है, वहां ले जाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार आज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। किसानों को मनाने के लिए आज सरकार फिर उनसे बातचीत करने वाली है। दिन के 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में ये बातचीत की जाएगी। लेकिन इससे पहले आज कुछ अहम घटनाक्रम भी हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इन तमाम घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल दिखा देते हैं आपको आज सरकार और किसानों की होने वाली बातचीत पर यह रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन के बीच आज किसानों के लिए सुबह उम्मीदों वाली है। सरकार के साथ बातचीत का चौथा दौर तय है। 1 दिसंबर को किसानों के जितने प्रतिनिधि विज्ञान भवन में गए थे उतने आज भी मौजूद रहेंगे और सरकार को अपनी मांगे बताएंगे। सरकार भी पूरी संजीदगी से किसानों की बात सुनने को तैयार है। देखिए, भारत सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मुझे लगता है और मैं आशावान हूँ कि संवाद से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं और यह मामला भी जो है चर्चा के माध्यम से हल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी मुलाकात है। दोनों के बीच किसानों के आंदोलन और नए कृषि कानून पर अहम बातचीत होगी। उधर किसानों से बातचीत के लिए सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा की। माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ बैठक में इस बात को लेकर माथापच्ची की गई कि किसानों की मांगों का क्या रास्ता निकल सकता है। उधर किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। सरकार अभी भी सीरियस नहीं है इस मैटर पे। इस मैटर को सीरियस होकर सुलझाना चाहिए। उसका हमें लेटर आता है, पूरी जथेबंदियों को बुलाते हैं और हम उस लेटर पे पुनर्विचार करके अपनी आगुओं से मीटिंग में जाने का ना जाने का फैसला करेंगे। लेकिन वो सभी जथेबंदियों को लिखती एजेंडे के साथ लेटर आना चाहिए ताकि जो उस पे पहले तैयारी करके माइंड सेट करके आगू जाएं और बातचीत से को हल निकल सके। इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से बाहर रहने वाले अखिल भारतीय किसान संघ ने एमएसपी को लेकर सरकार से नए कानून की मांग की है। अपना मांग था कि सरकार मंडी के अंदर, आज भी देश में कोई भी मंडी में किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है, इसलिए हम चाहते हैं सरकार अगर इस कानून में संभव हो तो मंडी के अंदर और मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, ये प्रावधान करे, या जरूरत हुआ तो एक अलग कानून सरकार लाए। ऐसा करके 3-4 सुधार हम चाहते हैं।
बहरहाल दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने तय कर लिया है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आज सरकार के साथ बात बनती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। तो आज बातचीत में दरअसल क्या होगा, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर क्या हालात हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको दिखा देते हैं कुछ तस्वीरें, क्योंकि किसानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। गुजरात से अब कुछ किसान जुड़ गए हैं, कुछ किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं राजस्थान से भी किसानों का समर्थन अब इस आंदोलन के साथ है। उधर जमशेदपुर में किसानों के समर्थन में कल सिख समुदाय के लोगों ने मार्च किया था। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से अब देश के अलग अलग राज्यों के किसान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, ताकि संख्या में विस्तार हो सके और इस आंदोलन में तेजी आ सके। आज 12 बजे बातचीत होनी है किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं, वहीं ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जुड़ गई हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, गुजरात और राजस्थान से भी किसान पहुंच रहे हैं। आज क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल जब आपने कुछ लोगों से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि टेबल पर बातचीत तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को हमारी सुननी भी पड़ेगी। पिछली बातचीत तो बेनतीजा रही थी। यूनियन को जो सभी किसान है, आप गुजरात है, महाराष्ट्र से है, जितना देर तक दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, क्या स्थिति है वहां पर ट्रैफिक की, किस तरीके से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आप इस वक्त परिस्थिति देख पा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल से आज स्थिति काफी ज्यादा सामान्य है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि थोड़ा सा फोर्स भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या रहती है। लेकिन कल किसानों से बात करके ये समझ आया है कि किसान अब थोड़े से शांत हो गए हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा रास्ता आपको दिख रहा है, यानी कि जो लोग दिल्ली से नोएडा आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये रास्ता अब खोल दिया गया है। यहाँ जो किसान मौजूद हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आए हैं। उनका कहना है कि सारी निगाहें अब टिकी हुई हैं 12 बजे पे। ये जो 12 बजे की केंद्र, ये जो सरकार के साथ जो मीटिंग है, सब कुछ निर्भर करता है वो किस तरीके से जाती है। वो तैयारी के साथ आए हैं, बैरिकेटिंग यहाँ पे लगी हुई है। 12 बजे के बाद जब किसान यूनियन जब बाहर आके बताएगी कि आगे का निर्णय क्या है, उसके बाद यहाँ पे पता चलेगा कि किसानों को आगे किस तरीके से कार्रवाई करनी है। माहौल अभी यहाँ पे काफी हद तक शांत है, लेकिन फिर भी 500 से 700 किसान यहाँ पे इस बॉर्डर पे अब आ चुके हैं। नोएडा से आने के लिए ये बॉर्डर अभी भी बंद है। दिल्ली से जाने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसी की निगाहें 12 बजे की उस बहुत ही अहम मीटिंग पे अब टिकी हुई है। ठीक है, उसी मीटिंग के बारे में बात करेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पिछली बातचीत बेनतीजा रही और आज की बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज कुछ नतीजा निकले। इसके लिए क्या सरकार ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव करने का फैसला किया है, या फिर सरकार भी अपने स्टैंड पर अड़ी हुई है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, ना ही कोई एमएसपी पर चीज हम उस कानून में जोड़ेंगे? નથી કરવી એ ખેડૂત એટલે કોઈ પણ છે એપીએમસી કાયદો 1963 એ આ બિલનો વિરોધ એટલા માટે છે કે તાત્કાલિક આ બિલ કાયદો પસાર કરી નાખે। એ કાયદો ખરેખર ખેડૂતોને નુકસાની આપણા માટે એટીએમ છે, જ્યારે માંગીએ ત્યારે આપણને પૈસા આપે છે, આપણો માલ તૈયાર થશે લેવામાં આવશે। એટલા માટે જે 3 બિલ આવ્યા છે ને, આ બિલની ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हिमांशु, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही, लेकिन इस बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं कि कैसे लगातार किसानों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। अब देशव्यापी ये आंदोलन होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आज 8वां दिन पूरा हो चुका है इस आंदोलन का, राजस्थान और गुजरात से भी किसान जुड़ गए हैं इस आंदोलन में। हम आपको बता दें कि अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होनी है विज्ञान भवन में, जहां पर 35 किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत होगी। इससे पहले जो बातचीत हुई थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, वो बेनतीजा रही थी। सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और किसानों का पक्ष रखेंगे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ भी बातचीत का कार्यक्रम है, लेकिन किसानों के साथ सरकार की आज चौथे दौर की बातचीत है। हिमांशु, आप अपडेट दे रहे थे इस पूरे मामले पर।
जी मैं आपको बता रहा था कि जो पिछली बैठक जो पिछली बैठक थी उस बैठक के अंदर ये तय हुआ था कि एक कमेटी बनाई जाए, जिसको किसानों ने रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सभी किसान संगठन इन बिलों के अंदर उनको क्या क्या समस्या नजर आती है, जिनसे किसानों को जो है वो प्रॉब्लम है, वो लेकर आए, उस पर डिस्कशन होगा। और अगर कोई ऐसे बिंदु हैं जिन पर उनको कोई शंका संशय है, उनकी कोई समस्या है, उसका समाधान जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। आज सभी संगठन उन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आएंगे कि इन तीनों बिलों के अंदर उनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से जो है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह मिलने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस पूरे आंदोलन के अंदर, ये आंदोलन जो है जो चलता रहा लंबे समय से, वो है पंजाब के अंदर। और ये कहा जाता है कि पंजाब सरकार का इस आंदोलन को समर्थन है, जिस तरीके से अमरिंदर सिंह के बयान आते रहे। इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह से आज वो मुलाकात करने आ रहे हैं। और अमित शाह ये जरूर चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो आंदोलनकारी जो संगठन है उनसे अपील करें कि आंदोलन को खत्म किया जाए। किसानों की जो भी समस्या है उसको सुनने के लिए सरकार तैयार है, बातचीत कर रही है। एक कमेटी बनाई जा सकती है, उस कमेटी के अंदर किसान संगठनों का आपसे मेरा ये था कि सरकार अपनी रणनीति में किस तरह की बदलाव की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि अगर सरकार भी अपने स्टैंड पर टिकी रहेगी, किसान भी अपनी मांग पर टिके रहेंगे, आज एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा रह सकती है, जैसे कि पिछली बार रही थी। देखिए, आज इस बैठक के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ निकल कर आएगा आउटकम, क्योंकि किसान संगठन जो है वो अपने जो भी इन बिलों के अंदर उनको समस्याएं हैं, उन बिलों को उन पॉइंट्स को लेकर आएंगे। सरकार उनको सुनेगी, उसको लेकर जो भी सरकार की तरफ से जो है वो उनको बताया जाएगा कि इन पॉइंट्स में किसानों का कोई अहित नहीं होने जा रहा, इसका नुकसान उन्हें नहीं होगा, इन बिलों से उनको फायदा होगा। एक प्रेजेंटेशन पिछली बैठक के अंदर भी सरकार की तरफ से दी गई थी, उसमें बताया गया था कि ये बिल कैसे किसानों के हित में है और कैसे बिचौलियों को इससे नुकसान होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर एमएसपी पर इसी तरीके से तकरार जारी रही तो नेहा, मैं आपको बता दूं कि शायद सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन आ सकता है कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी। लेकिन बड़ी बात एक और है कि भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा है, स्वदेशी जागरण मंच, वो भी ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर सरकार को लिखित में जो है वो देना चाहिए, और अगर जरूरी हो तो एमएसपी पर इन बिल के अंदर संशोधन लाना चाहिए या फिर एक नया बिल लाना चाहिए। नजर बनाए रखिए हिमांशु, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह के घर पर अमरिंदर सिंह पहुंचने वाले हैं, उनके साथ बातचीत होने वाली है और ठीक 12 बजे जो है सरकार और किसान संगठनों के बीच भी बातचीत शुरू हो सकती है। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। अशोक, लगातार आप वहां से कवरेज कर रहे हैं, किसानों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, देशव्यापी ये आंदोलन हो चुका है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 2 गुट में किसान बटे हुए हैं। कुछ किसान एमएसपी को लेकर उनकी अलग राय है। ऐसे में अब आगे क्या रणनीति है उनकी? क्या एक मत एक राय हो सकते हैं किसान, या फिर अभी भी उन्हीं 2 गुटों के बीच में संघर्ष है और ये कह रहे हैं कि भाई हमारी स्टैंड इस बिल पर अलग है और हमारा स्टैंड अलग है? देखिए, अगर कानूनों की बात की जाए तो सारे किसानों का स्टैंड एक ही है। सब किसान कहते हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी को लेकर सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए, उसमें कोई 2 गुट की बात नहीं है। लेकिन मैं एक गुट के पास खड़ा हूं, सुखदेव सिंह जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पंजाब किसान यूनियन के। ये सिंघू बॉर्डर पर है, एक गुट यहाँ पे बैठा है, एक गुट दूसरे जगह बैठा हुआ है। सुखदेव जी, 12 बजे आज फिर मीटिंग है सरकार के साथ। आपने पहले भी कहा था कि अगर सरकार बात मान लेती है किसानों की तो हम उनकी बात मानेंगे। देखिए, मैं सुखविंदर सिंह सबरा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का संगठन सकत्तर कह रहा हूं कि सरकार आज फिर मीटिंग ले रही है। मीटिंगें बार बार हो रही है, मीटिंगों से ही हल निकलेगा। अगर सरकार मीटिंग ले रही है, 32 संगठनों को बुला रही है, तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है? 507 संगठन है देश की, सभी को बुलाकर क्यों नहीं बात करती सरकार? हम कहते हैं सभी को बुलाकर बात करे। हमारे बड़े भाई बात करने जा रहे हैं, जो कुछ भी वो लेकर आएंगे। अगर देश के किसानों मजदूरों के सुपनों को पूरा करता हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि अगर सरकार, वैसे तो सबको बुलाना चाहिए, अगर सबको नहीं बुलाती है तो जो वो जा रहे हैं मीटिंग में, अगर किसानों के हित की बात होगी तो उस पर विचार ये लोग कर सकते हैं। अगर किसानों के हित की बात होगी, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी बैठे नहीं है, मैं 1 सेकंड के लिए आपसे बात कराना चाहूंगा उन महिलाओं से। आप लोग यहाँ धरने पे बैठी हुई है सिंघू बॉर्डर पर। हाँ जी, हाँ जी। आज सरकार के साथ बातचीत भी हो रही है किसान नेताओं की। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उस तो अगे जो बयान करते हैं, जो असीं इस बार्डर ते बैठे हैं,
ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ नहीं करेंगे तो सभी लोग इतने बैठे रहे, सारा भारत इतने बैठा रहे। कानून रद्द करे नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे वही राजनीति जो हमारी मांग है किसानों की वो पूरी कर दे, क्योंकि ये पूरी जब तक पूरी नहीं करेंगे यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार बातचीत तो कर रही है लगातार। अब लगातार क्या बात करे, बात को खत्म करे ना। यहाँ तो हम कोई शौक से नहीं बैठे हुए हैं, है ना। जो बात मांगे हैं पूरी कर दे, हट जाएंगे। तो देख सकते हैं इनका सबका यही कहना है कि जो हमारी मांग है वो पूरी करे सरकार, और हमको चाव नहीं है यहाँ बैठने का, शौक नहीं है बैठने का, मजबूरी में बैठे हुए हैं। तो ये आज जो 12 बजे मीटिंग है उसके बाद, क्योंकि रिटर्न में जो नेता हैं 35 प्रतिनिधि जाएंगे, परसों भी बातचीत हुई थी, उन्होंने सरकार को पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के भी दिया है और आज उन्हीं पॉइंटों पे चर्चा होगी। क्या क्या उनके इश्यूज हैं, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, सरकार इस पर विचार करेगी कि आगे कैसे बढ़ा। सरकार आगे बढ़ेगी, किसान पीछे हटेंगे, ये देखना होगा कि आज क्या आगे की कई दौर की बैठकें होंगी, क्या आज ही कुछ न कुछ सहमति बन सकती है या क्या, कि टेबल के आमने सामने बैठ के ही पता चलेगा क्या होगा। बिल्कुल, और 12 बजे की मीटिंग पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी सभी मांगे मान ले। एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन, लिखित गारंटी दे, मंडियों के बारे में भी लिखकर दे कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। तो क्या सरकार किसानों की सभी मांगे मान लेगी? क्या किसानों का भरोसा जीत पाएगी सरकार? इन सभी सवालों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने। मंत्री जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आप लगातार तमाम जो किसान यूनियन हैं जो कि सरकार से इस वक्त नाराज हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक की जो बातचीत रही है उसमें आपको क्या आसार दिख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस समस्या का, किसानों की मांग का कोई हल निकल सकता है? देखिए, भारत सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब आंदोलन से पूर्व की स्थिति थी तब भी हम लोगों ने बातचीत की, और मैं समझता हूँ कि 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर यूनियन से चर्चा हुई, 13 नवंबर को मेरे स्तर पर बातचीत हुई, और कल 1 दिसंबर को हम लोगों ने फिर से बातचीत की। और मुझे लगता है और मैं आशावान हूँ कि संवाद से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं और यह मामला भी जो है चर्चा के माध्यम से हल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सबसे बड़ा फसाद इस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी गारंटी को कानून का हिस्सा बनाए। सरकार कहती है कि वो किसानों के पक्ष में है, तो आखिरकार आप एमएसपी की गारंटी देने को क्यों तैयार नहीं? देखिए, एमएसपी कानून का हिस्सा पहले भी कभी नहीं थी, और एमएसपी आज भी प्रशासकीय निर्णय है, और एमएसपी किसानों को मिले। सर, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर्स की वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे, तब उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 2011 में। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कोई भी फार्मर और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से कम में नहीं होना चाहिए और इसका एक सरकारी मैंडेट होना चाहिए। यही क्लॉज B3 में लिखा गया है कि एमएसपी इंटरमीडिएरीज जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो सारा मुनाफा कमा लेते हैं, इसलिए सरकार इसको कानून के तहत मैंडेट करे कि कोई भी किसान और ट्रेडर के बीच में ट्रांजैक्शन एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष कह रहा है, वही रिपोर्ट दिखा के, कि ये तो जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे वो खुद ही कह रहे थे, अब हम वही कह रहे हैं कि जो आपने पहले किया उसको पूरा कर दीजिए। जो विपक्ष के लोग आज कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप तो इतने वर्षों तक राज किए, तो आपने एमएसपी के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासकीय निर्णय के द्वारा की जाती हैं, हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाया जाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ही एक नए बॉलीवुड का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सीएम योगी ने पहले अक्षय कुमार से मुलाकात की, अब कई निर्माता निर्देशकों से भी वो मिले।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई में सिर्फ दूसरा दिन ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो भूचाल आ गया है। हलचल जबरदस्त है क्योंकि योगी के मेगा फिल्मी प्लान पर खलबली मच गई है। अपने दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ से मिले बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार, सुपरहिट प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर। मुंबई में अपने दूसरे दिन योगी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से मुलाकात की। साथ में आए फिल्म डायरेक्टर मनमोहन शेट्टी ने भी योगी के प्लान पर खास बातचीत की। फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर आनंद पंडित ने भी यूपी के सीएम से मुलाकात की। मतलब साफ है, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर योगी आदित्यनाथ बेहद सीरियस हैं, क्योंकि नई फिल्म सिटी के लिए प्लान बन चुका है, लोकेशन भी फिक्स हो चुकी है और अब मुंबई आकर खुद योगी इसकी खूबियों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। देश का सबसे अच्छा लोकेशन, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जहां बन रहा है जेवर में, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन है। यहां से दिल्ली आप आधे घंटे में जा सकते हैं, यहां से मथुरा वृंदावन आधे घंटे में आप जा सकते हैं, यहां से आगरा 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे के तट पर स्थित ये भूभाग है। एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। उत्तर प्रदेश असीम संभावना वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देश भी और दुनिया भी समझती है, और उस पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो हर एक फील्ड में आपको अवसर मिलेंगे। यूं तो योगी आदित्यनाथ मुंबई में उत्तर प्रदेश के लिए कारोबार और निवेश के लिए पधारे हैं, लेकिन साथ साथ यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर भी मुंबई में बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में फिल्म जगत की हस्तियों से यूपी में फिल्म सिटी बनाने की योजना पर विचार विमर्श हुआ। इसमें सिल्वर स्क्रीन के स्टार से योगी ने यह भी जानने की कोशिश की कि फिल्म सिटी बनाने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यूपी की फिल्म सिटी में मुंबई के लोग आ सकें, जुड़ सकें और वहां पर फिल्मों का काम शुरू हो, इसके लिए निर्माता निर्देशकों से राय भी ली। ये जो फिल्म सिटी है ये बहुत ही मॉडर्न और हाईटेक बनानी पड़ेगी, जो कि वैसा ही बनाने का प्रोग्राम है। तभी बॉलीवुड को वहाँ शूटिंग के लिए हम इनवाइट कर सकते हैं। गोविंदा हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार लखनऊ में भी मिले, यहाँ भी उन्होंने मुलाकात की और सब लोग अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। चाहे सुभाष घई, बोनी कपूर और ये भूषण कुमार, गुलशन कुमार के बेटे, सब लोग टच में हैं। मुख्यमंत्री जी सबसे कुछ न कुछ हासिल कर रहे हैं, जिसका जो अनुभव है उस अनुभव से कुछ सीख रहे, ताकि हम उस तरह से फिल्म सिटी को बनाएं। हालांकि मुंबई में योगी और योगी के नए बॉलीवुड प्लान पर महाराष्ट्र में सियासत की खिचड़ी खूब पक रही है, क्योंकि शिवसेना खुलकर योगी की योजना के खिलाफ मैदान में उतर आई है। मतलब साफ है कि सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत के बाद अचानक बॉलीवुड में खलबली मच गई और योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी का प्रपोजल रखा और अब योगी इस प्लान को लेकर मुंबई भी पहुंच गए। लेकिन भारत में फिल्मों के कारोबार में जितना तगड़ा प्रतिस्पर्धा है, दुनिया में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपनी अलग पहचान रखती है। भारत में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड। अमेरिका से 800 ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। भारत में हर साल करीब 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। भारत में 20 से ज्यादा भाषाओं में फिल्में बनती हैं। भारत में फिल्मों से कमाई करीब 13,800 करोड़ रुपए है। लगता है भारत में फिल्मों के इसी ग्राफ को देखकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाने का ऐलान कर दिया है। और लगता ऐसा है कि योगी के प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र सरकार को बॉलीवुड से होने वाली छप्पर फाड़ कमाई पर असर पड़ने का डर सता रहा है। कहीं फिल्मों की कमाई बंट न जाए और इसीलिए दोनों सरकारों के बीच तगड़ी जंग छिड़ गई है। मुझे लगता है मुंबई मुंबई है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र की मुंबई है, तो मुंबई का जो
एक क्रेडेंशियल है, या मुंबई का जो एक इंटरनेशनल कैपिटल फॉर यानी एक आर्थिक राजधानी भी है, और यहाँ पर बिजनेस का भी बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो एक है कि कई लोग मुंबई ने ही बड़े बनाए हैं, या उनकी लाइफ बनाने का काम मुंबई ने किया है। तो इतना यानी एक है कि मुंबई में सब कुछ है जो यूपी में नहीं हो सकता है। तो मुंबई से फिल्म सिटी कहीं जाने वाली नहीं है। मुंबई फिल्म सिटी का एक अलग महत्व है, लेकिन ये है कि हर राज्य को अपना ये हक है कि वो अपना डेवलपमेंट करे, वहाँ के लोगों को रोजगार दे। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह अलग अलग शहर घूम रहे हैं और सारी संभावनाएं देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जहाँ की एम्प्लॉयमेंट निकल सकता है। अब जरा बात सिर्फ और सिर्फ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड की करते हैं। साल 1977 में मुंबई फिल्म सिटी में भारत का सबसे बड़ा स्टूडियो बना था। मुंबई की फिल्म सिटी 520 एकड़ में फैली है। मुंबई की फिल्म सिटी में तकरीबन 42 आउटडोर शूटिंग लोकेशन हैं। मुंबई फिल्म सिटी की विजिटर से भी कमाई होती है। और अब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का खाका तैयार हो रहा है। इसके बाद इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। डीपीआर के साथ ही एजेंसी फिल्म सिटी के विकास का मॉडल बनाएगी। ये सारा काम अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और अब बात यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर मचे सियासी घमासान की करेंगे, क्योंकि यूपी में फिल्म सिटी का प्रपोजल लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे तो उधर सरकार में खलबली मच गई। में आए हैं साधु महाराज है, हमारे योगी है, मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं, और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। जी हां, जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में भव्य और दिव्य फिल्म सिटी का प्रपोजल लेकर मुंबई पहुंचे तो मुंबई की सियासत में जैसे खलबली मच गई है। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों से मिलना शुरू किया तो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग अक्षय कुमार से हुई, कैलाश खेर से हुई, बोनी कपूर से योगी आदित्यनाथ मिले। फिल्मकार आनंद पंडित और सुभाष घई जैसे दिग्गज भी योगी आदित्यनाथ से मिले। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में खड़े होकर ये ऐलान किया कि यूपी की फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास होगी। एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी, या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हम आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी एरिया के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। यमुना अथॉरिटी ने फिल्म सिटी बनाने को लेकर डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी की तलाश में लगी है। इसके लिए 29 अक्टूबर को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला गया था, जिसमें 25 नवंबर को निविदा खोली जानी है, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ के यूपी में फिल्म सिटी वाले प्रपोजल पर महाराष्ट्र विरोध भी शुरू हो गया। जिस वक्त होटल ट्राइडेंट में योगी फिल्म जगत के लोगों से मिल रहे थे, बाहर एनसीपी के कार्यकर्ता हंगामा काट रहे थे। महाराष्ट्र सरकार का हर नुमाइंदा यही कह रहा है कि कोई उनके फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर नहीं ले जा सकता। उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ ने भी इसका तगड़ा जवाब दिया कि अपने यहाँ से वहाँ उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। महाराष्ट्र एक वेगळं राज्य आहे, वेगळे संस्कार है, संस्कृतियां है, कल्चर तो है ही, और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कंपटीशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके,
सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा। खलबली तो करीब 3 महीने पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से ही मच गई थी कि यूपी में भव्य फिल्म सिटी बनेगी। लेकिन योगी मुंबई लखनऊ नगर निगम के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग और यूपी में निवेश के लिए पहुंचे तो हंगामा कट गया। सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने देश में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को लोगों को लगाए जाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं भारत भी वैक्सीन बनाने की दहलीज पर है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही वैक्सीन के 3 चरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है और अब बस मंजूरी का इंतजार है। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। ब्रिटेन ने जहां सार्वजनिक तौर पर टीकाकरण के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, वहीं भारत में भी वैक्सीन जल्द आने के आसार हैं। सारी कवायद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। इस मोर्चे पर खुद पीएम मोदी खड़े हैं और वैक्सीन बनने से लेकर उसे लोगों को दिए जाने की पूरी योजना उनकी देखरेख में तैयार हो रही है। शनिवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 शहरों में उन 3 संस्थानों का तूफानी दौरा किया जहां वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे थे। यहाँ पीएम मोदी ने पीपीई किट पहनकर लैब का दौरा किया। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे। यहाँ भारत बायोटेक वैक्सीन बनाने में जुटी है और पीएम मोदी ने वैक्सीन पर चल रहे काम का जायजा लिया। आखिर में पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने जाना कि वैक्सीन का ट्रायल कितना कारगर हुआ है और वो टीकाकरण के लिए कब तक तैयार हो जाएगी। दरअसल अहमदाबाद में जायडस कैडिला ज़ायकोव डी नाम की वैक्सीन बना रही है। ये पूरी तरह से देसी है, जिसके 2 चरण का ट्रायल हो चुका है। वहीं हैदराबाद में भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन बना रही है। एम्स सहित 25 अस्पतालों में इस वैक्सीन का 3रे फेज का ट्रायल चल रहा है। मगर वैक्सीन की रेस में सबसे आगे है पुणे में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन। इसे सीरम इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रही है। ये वैक्सीन देश में सबसे आगे है। इसके 3रे फेज का ट्रायल भी हो चुका है। वहीं इसे 60 से 70% तक कारगर बताया गया है। इस वैक्सीन को बस मंजूरी का इंतजार है। हो सके उतना जल्दी। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया था कि कोरोना वैक्सीन को सभी कसौटियों पर खरा उतरने के बाद ही लोगों को दिया जाएगा। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से। देश के स्वास्थ्य मंत्री भी आज तक से खास बातचीत में उम्मीद जता चुके हैं कि अगले साल की पहली तिमाही में लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सरकार ने सितंबर तक 20 से 25 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। हालांकि ये शुरुआती 20-25 करोड़ लोग कौन होंगे जिन्हें टीका दिया जाएगा, ये तय होना बाकी है।
वहीं टीके को एक शहर से दूसरे शहर और गांव-गांव तक ले जाना बड़ी चुनौती है। देसी वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखी जा सकती है। इस कोल्ड चेन को बनाए रखने के साथ ही उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। अंजना कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।